हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो पैरेलली रन करेगी हमारे पास। इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 4 यूनिट्स रहेंगी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 1 के अंदर। जैसे हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, जो थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, जनरली सर्विंग मेजरमेंट्स हो गया, हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में समझेंगे। और जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है हमारे पास गेट एग्जाम के अंदर, वो होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का, जो कि यूनिट 3 के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एरर्स एंड देयर एडजस्टमेंट, इसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं तो उनको भी देखेंगे। हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स के एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर। ठीक है, ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टॉपिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के लिए, काफ़ी वेटेज रहता है हमारे पास इसका। तो जो भी डाउट होगा आप हमें दोबारा पूछ सकते हैं, बट इसके अंदर जो लेक्चर सीरीज रहेगी और जो क्वेश्चंस हमारे पास कराए जाएंगे, हर एक टाइप के कराए जाएंगे, मतलब कोई भी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उनको आपको अच्छे से समझना है। उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके पीडीएफ नोट्स उसके सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा, लेकिन वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्यूशन पेंसिल से सॉल्व किया जाएगा, मतलब पेन से, और बाकी जो पीडीएफ के अंदर होगा सॉल्यूशन होगा। लेकिन आपको एक बार पहले सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, जिसमें आपको अगर कुछ भी डाउट आता है तो हमें आप पूछ सकते हैं। तो आज हम यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ेंगे, सर्विंग मेजरमेंट्स और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जो थ्योरी पार्ट है। ये थ्योरी पार्ट से हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो है वो हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स के सिलेबस में है। अगर आप देखोगे गेट ज्योमेट्रिक्स का सिलेबस, तो उसमें जो कॉमन पार्ट है, जो कंपलसरी होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, उसमें जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो सर्वेइंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर दे रखे हैं, तो हमने भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज के अंदर कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 है सर्विंग मेजरमेंट। उसके अंदर हम सर्विंग मेजरमेंट्स के बारे में समझेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है, वर्टिकल एंगल होता है, स्लोप डिस्टेंस होता है। ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। यूनिट 2 में हमारे पास क्या रहेगा, एक्यूरेसी और प्रिसीजन रहेगा। ठीक है, तो आज हम दोनों यूनिट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सर्विंग मेजरमेंट्स है। ठीक है, जनरली 5 मेजरमेंट्स होती है, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस और स्लोप डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ पर मेजरिंग डिस्टेंसेज एंड एंगल फ्रॉम ए नॉन रेफरेंस आर फंडामेंटल सर्विंग ऑपरेशन। सर्वे के अंदर क्या, किसी नॉन रेफरेंस पॉइंट से हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो थ्रू द यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल कैलकुलेशन यूज करेंगे। डिस्टेंस और एंगल मेजरमेंट्स आर यूज टू एस्टेब्लिश 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स फॉर ईच सर्वेड पॉइंट। तो सर्वेइंग का जो एक प्रिंसिपल होता है, एक तो हमारे पास होल टू पार्ट रहता है, जिससे कि हमारे पास एरर जो है लोकलाइज हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है हमारे पास एग्जाम के अंदर। दूसरा जो होता है सर्वेइंग का प्रिंसिपल, वो होता है कि आप दो पॉइंट्स की हेल्प से आप थर्ड मेजरमेंट को इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो जनरली क्या, इस सर्वेइंग के अंदर आपको जो कोई भी मेजरमेंट होती है, किसी रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे हम आप मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस और एंगल मेजरमेंट होता है जिससे कि हम 3D कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट का हम इस्टेब्लिश कर सकें सर्वेइंग के अंदर। तो द कोऑर्डिनेट्स आर देन प्लॉटेड टू क्रिएट प्लानिमेट्रिक मैप्स एंड डिजिटल टेरेन मॉडल्स। ठीक है, तो ये प्लानिमेट्रिक मैप बनाना है आपको, या फिर डीटीएम के काम आता है। सर्वेइंग के जो कोऑर्डिनेट्स 3D कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उससे आप डीटीएम बना सकते हो, डिजिटल टेरेन मॉडल्स। तो इसके लिए आपको 5 मेजरमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें आप सर्विंग मेजरमेंट्स कहते हो। जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जरूरत पड़ सकती है आपको, हॉरिजॉन्टल एंगल की पड़ सकती है, वर्टिकल डिस्टेंस हो सकता है, या फिर वर्टिकल एंगल हो सकता है। ठीक है, स्लोप डिस्टेंस। तो ये 5 मेजरमेंट्स हैं जो आप सर्विंग के अंदर यूज करते हो। तो इसमें अगर आप डायग्राम से देखोगे तो अच्छे से क्लियर होगा, आपको इसको विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइपॉड है जिसके ऊपर प्रिज्म अवेलेबल है। ये हमारे पास है ट्राइपॉड जिसके ऊपर हमारे पास थियोडोलाइट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। ठीक है, और बैक साइड के लिए हमारे पास दूसरा प्रिज्म अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, और ये हमारे पास प्रिज्म है। तो यहाँ से हम रीडिंग लेंगे। अगर हम डायरेक्टली एक ही, मतलब जो वर्टिकल एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, प्लम लाइन जो होती है, उससे अगर हम 90 डिग्री पर रखते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मिलेगा आपको। और उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। तो आपको ये जो है सामने सामने जो ट्रिनियन एक्सिस होती है, उसके रेस्पेक्ट में अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो डिस्टेंस का, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। और ये जो एंगल रहेगा हॉरिजॉन्टल, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का, वो हॉरिजॉन्टल एंगल कहेगा हमारे पास। ठीक है,
और इस प्लेन को क्या कहेंगे हम, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे। तो आपको ये विजुलाइज करना है, ये हम क्या वर्टिकली अपनी कर रहे हैं, उसको बस अपनी इस वर्टिकल एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं। वहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है इसका चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर मेजरमेंट्स कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज की, और उनके बीच का एंगल जो होता है वो क्या होता है, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द बैक साइड्स। उसके बाद अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो वर्टिकल प्लेन के अंदर, तो अब आपको अप डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल प्लेन है इसमें मेजरमेंट्स कर रहे हो आप, वर्टिकल डिस्टेंस हो गया और वर्टिकल एंगल हो गया, वहाँ पर डाउनवर्ड भी कर सकते हैं। तो वर्टिकल प्लेन हो गया ये भी, ठीक है। इसमें हम वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ें हो गई वहाँ पर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया, ठीक है, फिर वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल एंगल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल वाली चीज़ें वो वर्टिकल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो वर्टिकल एंगल फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू बैक साइड हो गया, ये जो एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि वर्टिकल एक्सिस हो गई वहाँ पर प्लम लाइन, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर। और इससे जो एंगल हम मेजर करते हैं, अगर वर्टिकल एंगल को मेजर कर रहे हैं तो ये जेनिथ एंगल कहलाता है वहाँ पर। ये तो वर्टिकल एंगल हो गया, लेकिन वर्टिकल एक्सिस से उस जो वर्टिकल लाइन होती है हमारे पास वर्टिकल प्लेन के अंदर, उस एंगल को क्या कहते हैं, हम जेनिथ एंगल कहते हैं, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो हमारे पास। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, जेनिथ एंगल होता है। उसके बाद स्लोप डिस्टेंस, आप क्या कर सकते हो, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके स्लोप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो हमारे पास, या फिर आप इसको डायरेक्टली मेजर भी कर सकते हो। तो स्लोप डिस्टेंस भी हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन में जनरली रहता है। तो ये मेजरमेंट्स हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स। तो एंगल्स एंड डिस्टेंसेज आर मेजर्ड रिलेटिव टू ईदर अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन। द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज अ लेवल surface रेडिएटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। तो मैंने बताया आपको जैसे कि वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब वर्टिकल प्लेन में उसको अप डाउन नहीं कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो वो जो मेजरमेंट ले रहा है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ले रहा है, वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस होता है। तो वर्टिकल एक्सिस कौन सी हो गई, प्लम लाइन हो गई, इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी रहती है उसके पैरेलल रहती है हमारे पास वर्टिकल एक्सिस या प्लम लाइन, ठीक है। द वर्टिकल प्लेन रन्स इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जो वर्टिकल प्लेन होता है वो हमारे पास क्या है, अप डाउन रहता है, मतलब वर्टिकल प्लेन जो होता है वो पैरेलल होता है वर्टिकल एक्सिस के, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ए वर्टिकल प्लेन इज established whenever the instrument rotates along the horizontal plane to face a new direction। तो जब आप वर्टिकल प्लेन के अंदर उसको मूव करते हो और मेजरमेंट्स लेने के लिए, तो वो क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग रोटेट करता है। जैसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या कर रहे थे, मेजरमेंट ले रहे थे, तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट या फिर वर्टिकल प्लेन के अबाउट उसको रोटेट कर रहे थे। यहाँ पे अगर आपको वर्टिकल प्लेन के अंदर मेजरमेंट लेनी है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अराउंड क्या है वो रोटेट करेगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। तो अप डाउन कर रहे हो आप, ठीक है, ये मेजरमेंट ले रहे हो तो ये क्या है, वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजरमेंट ले रहे हो तो रोटेट करेगा अबाउट द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन, ठीक है। फिर हमारे पास है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड एंगल्स। ए लीनियर मेजरमेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन डिटरमाइंस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो दो डिस्टेंस, मतलब दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर मेजरमेंट ले रहे हैं। However, the true horizontal distance is actually curved like the earth surface. Due to this curvature, the direction of gravity is different at each point. तो अर्थ सरफेस जो होता है हमारे पास कर्वेचर रहता है हमारे पास, ठीक है। तो जब भी आप इंस्ट्रूमेंट यहाँ से किसी भी पॉइंट पे जो प्रिज्म था वहाँ से अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो ये कर्व रहता है हमारे पास, अगर जो एक्चुअली अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। बट इस कर्वेचर की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी रहती है वो हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहती है, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली वर्टिकल एक्सिस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। फिगर शोज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व सरफेस एंड द पैरेलल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। तो जैसे हम इसमें फिगर में देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट से भी सेंटर ऑफ अर्थ जाएगी। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है,
बट ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, कर्व्ड होगा, क्योंकि अर्थ सरफेस वहाँ पर कर्व्ड रहता है, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस जो है वो अबाउट द पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने देख लिया कि एक्चुअली में अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है ट्रू वाला, तो आपको कर्व्ड जो डिस्टेंस होगा उसको मेजर करना है, क्योंकि अर्थ सरफेस के पैरेलल होता है और अर्थ सरफेस जो है वो कर्व्ड रहता है, ठीक है। बट स्मॉल डिस्टेंसेस पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको लीनियर ही मान लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल्स क्या है कि हॉरिजॉन्टल एंगल्स आर मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड एस्टेब्लिश द एजीमुथ ऑफ ईच सर्वे मेजरमेंट। एन एजीमुथ इज एन हॉरिजॉन्टल एंगल measured clockwise from a defined reference, typically geodetic north. Horizontal distance and angle measurements are then used to calculate the position of a point on the horizontal plane. तो हॉरिजॉन्टल जो एंगल होता है, एक हमारे पास अगर ट्रू नॉर्थ की बात करते हैं, जियोडेटिक नॉर्थ से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप विजुलाइज कीजिए कि हॉरिजॉन्टल जो जियोडेटिक नॉर्थ है हमारे पास, उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल नापते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, दो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस और इनके बीच का जो एंगल था वो हॉरिजॉन्टल एंगल था। तो एज्यूम इज ए हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम ए डिफाइंड रेफरेंस, ठीक है, जैसे जियोडेटिक नॉर्थ होता है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है दो पॉइंट के बीच में। अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर मेजरमेंट ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंगल का, तो वो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, और एज्यूमथ जो होता है हॉरिजॉन्टल एंगल ही होता है, जो कि क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है विद रेफरेंस टू द जियोडेटिक नॉर्थ। अब जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड हो जाते हैं, तो हम किसी पॉइंट की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है वो कर्व्ड रहता है। वर्टिकल डिस्टेंस और एंगल्स की बात करते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंसेज आर measured along the vertical axis to determine the difference in height or elevation between the points. अगर दो पॉइंट्स के बीच के हाइट का डिफरेंस निकालना है हमारे पास, तो वो वर्टिकल प्लेन के अंदर मेजर करेंगे, और वो क्या होगा, वर्टिकल मेजरमेंट्स होंगी, वर्टिकल डिस्टेंस होगा और वर्टिकल एंगल होगा हमारे पास, ठीक है। अगर दो पॉइंट्स के या एलिवेशन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। Vertical angles are measured in the vertical plane either above or below the horizontal plane of the instrument. Zenith angles used as a reference for measuring vertical angles are defined as 0 degree directly overhead and 90 degree at the horizontal plane. तो आपको एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है जेनिथ एंगल्स के बारे में। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट के अंदर देखा था एजीमुथ था हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे जब हम वर्टिकल प्लेन के या वर्टिकल एंगल की बात करेंगे तो जेनिथ एंगल्स की बात करेंगे, क्योंकि ये क्या वर्टिकल एंगल्स वर्टिकल एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन का जो एंगल होता है वर्टिकल एक्सिस से, वो जेनिथ एंगल होता है, ठीक है। तो जेनिथ एंगल जो होता है वर्टिकल प्लेन में 0 डिग्री होता है, और जब वहाँ पर हॉरिजॉन्टल होता है तो ये पूरा 90 डिग्री होता है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, एजीमुथ जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर की बात होती है, और जेनिथ एंगल्स की बात करते हैं जो कि 0 डिग्री मतलब डायरेक्टली ओवरराइड करता है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करेंगे तो 90 डिग्री होगा और जेनिथ एंगल। और मेजरमेंट जब हम वर्टिकल प्लेन में लेते हैं, चाहे वो बिलो या फिर अबव हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन से होता है, जब दो पॉइंट्स के बीच का हाइट डिफरेंस या एलिवेशन निकालना है तो आपको वर्टिकल प्लेन के अंदर मेजरमेंट लेनी होगी, ठीक है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है। और जेनिथ एंगल जो है वो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस से वर्टिकल प्लेन का एंगल है, ठीक है। तो 0 डिग्री होता है एट द वर्टिकल एंगल वर्टिकल प्लेन पे, और 90 डिग्री होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास फिफ्थ जो था वो था स्लोप डिस्टेंस। द स्लोप डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू द टारगेट। अब देखिए हमारे पास जो स्लोप डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द टारगेट टू द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो द डिस्टेंस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस। The horizontal and vertical distances can be calculated if the slope distance and vertical angle is known. तो ट्रिगोनोमेट्री का मैंने आपको बताया था कि आप यूज कर सकते हो स्लोप डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। वर्टिकल एंगल पता है, वर्टिकल एंगल पता है, वर्टिकल डिस्टेंस पता है, या फिर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है। तो जो भी दो आपको मेजरमेंट पता है आप स्लोप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इंस्ट्रूमेंट और हमारे पास टारगेट के बीच में, ठीक है। मतलब कि हाइपोटेन्यूज होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस का, सिंपल सी चीज़ है। तो ये हमारे पास यूनिट 1 के अंदर 5 मेजरमेंट्स थे जो हम करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस,
वर्टिकल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस एंड स्लोप डिस्टेंस। उसके अलावा हमने समझा एजीमुथ के बारे में, जेनिथ एंगल के बारे में। उसके अलावा हमने दो चीज़ों समझी, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। भाई आपको 6 से 7 चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। कोई भी डाउट होता है कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, बट आपको 1 मार्क्स जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन उससे बनते हैं हमारे पास थ्योरी से, ठीक है। तो आपको विजुलाइज करना है, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड यूनिट के अंदर हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन देख लेते हैं। इससे भी हमारे पास हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे डायरेक्टली बने चाहे इनडायरेक्टली। तो अदर एग्जाम्स में भी आपने देखा होगा इस टाइप के फिगर दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा हाई एक्यूरेट है, एक्यूरेसी क्या है हमारे पास, या फिर प्रिसीजन क्या है हमारे पास, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है। अब देखिए हमारे पास जो कहते हैं हम कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, नहीं ये ज़्यादा प्रिसाइज है, तो किस बेसिस पे कहते हैं। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। येट इक्वली इंपॉर्टेंट सर्विंग कॉन्सेप्ट है। हम ज़्यादातर लोग क्या इसको एक ही बताते हैं कि बहुत एक्यूरेट है या बहुत प्रिसाइज है, बट दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। एक्यूरेसी जो होती है वो डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी होती है ऑफ ए गिवन मेजरमेंट विद ए स्टैंडर्ड वैल्यू, कि आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये टारगेट वैल्यू है आपकी, तो आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो कितना क्लोज है एक नियर टू द स्टैंडर्ड वैल्यू या टारगेटेड वैल्यू। तो जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है और जो आपकी मेजरमेंट वैल्यू है वो कितना क्लोज है एक दूसरे के, वो डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी क्या बताती है, एक्यूरेसी बताती है हमारे पास। लेकिन प्रिसीजन क्या बताता है, प्रिसीजन इज द एक्सटेंट टू विच अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट्स एग्री विद देयर मीन। तो जो भी आपने मेजरमेंट्स ली, ठीक है, आपने ये 4 मेजरमेंट्स ली लेकिन चारों का एक दूसरे के क्लोज है, तो मतलब कि जब आप इसका एवरेज आउट करोगे, एवरेज निकालोगे इन 4 वैल्यू का, तो चारों वैल्यू अपने एवरेज के आसपास रहेंगी। इसका मतलब ये हाईली प्रिसाइज है, ठीक है। लेकिन अगर आप अदर फिगर में देखेंगे, हम फिगर के हिसाब से भी समझेंगे, तो आपको समझना है कि जो प्रिसीजन होता है वो जो मेजरमेंट्स आपने लिए है अपने मीन के अबाउट कितना एक्सटेंट है, ठीक है, वो प्रिसीजन बताता है। और एक्यूरेसी जो बताता है जो मेजरमेंट्स आपने लिए हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने क्लोज है, वो डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है, ठीक है। तो दोनों में अगर आप वर्ड से नहीं जाते फिगर से जाते हैं तो सिंपली आपको समझ आ जाएगा, बट डेफिनेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शन बनते हैं वो इसी बेसिस पे बनते हैं कि डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी ऑफ ए गिवन मेजरमेंट विद ए स्टैंडर्ड वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी, और प्रिसीजन इज द एक्सटेंट टू विच अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट्स एग्री विद देयर मीन, ठीक है। तो ये आपको समझना है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑल्सो, ठीक है। अब हम इसके बारे में समझते हैं जो फिगर है। देखिए हमारे पास 4 फिगर है। पहला है हमारे पास हाई प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी, दूसरा हाई प्रिसीजन लो एक्यूरेसी, लो प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी, लो प्रिसीजन एंड लो एक्यूरेसी। अब देखिए ये पहली फिगर में हमारे पास या चारों फिगर में हमारे पास जो टारगेट है वो है डार्क जो डॉट बिंदु है, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है हमारे पास। अब हमने मेजरमेंट्स ली किसी भी पॉइंट की और वो यहाँ पर लाई कर रही है हमारे पास, ये जो 4 है हमारे पास मेजरमेंट्स है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चारों वैल्यूज़ है वो टारगेटेड वैल्यू के या ट्रू वैल्यू के क्लोज है हमारे पास। तो ट्रू वैल्यू के क्लोज है, इसका मतलब डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी हाई है, इसका मतलब हाई एक्यूरेसी है, ठीक है। अब प्रिसीजन की बात करते हैं कि जो मेजरमेंट्स है अगर चारों वैल्यू एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है, हम ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं बोल रहे, हम चारों वैल्यू एक दूसरे के क्लोज हैं। इनका मतलब है कि अगर हम इनके मीन वैल्यू निकालेंगे तो वो चारों वैल्यू अपने मीन के बहुत क्लोज होंगी, तो हाई प्रिसीजन है, ठीक है। सेकंड वाले में देखेंगे कि ये चारों वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर है, ठीक है। तो मतलब कि इन दोनों के ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है हाई होगा, तो लो एक्यूरेसी हो गई, ठीक है। और ये जो चारों वैल्यू है ये अपने एक दूसरे के क्लोज है, मतलब अपने मीन के अबाउट क्लोज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाई प्रिसीजन हो गया। अगर एक दूसरे के या मीन वैल्यू के क्लोज है तो वो हाई प्रिसाइज होगा, अगर वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है मेजरमेंट्स तो वो हाई एक्यूरेसी होगा, ठीक है। तो पहले में हमारे पास दोनों चीज़ है, एक दूसरे के क्लोज भी हैं और ट्रू वैल्यू के क्लोज भी हैं, हाई प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी। दूसरे में हमारे पास ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है लेकिन एक दूसरे के क्लोज है, मतलब मीन वैल्यू के क्लोज है, तो हाई प्रिसीजन लो एक्यूरेसी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड जो है वो हमारे पास है कि लो प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी। हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो है इक्वली डिस्टेंस पे फार अवे है, अब दूर है हमारे पास,
लेकिन इतने भी दूर नहीं है जितने कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये जनरली क्लोज माना जा रहा है, बट इससे अगर और क्लोज भी हो सकती है वैल्यू तो हाई एक्यूरेसी देखी जाएगी, बट इसको हम हाई एक्यूरेसी बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एज कंपेरिजन टू दीज फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो चारों वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के क्लोज नहीं है, एक दूसरे से क्या है अलग अलग दूर हैं। तो इनका जब मीन वैल्यू निकाला जाएगा और इन वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाएगा तो वो काफ़ी दूर लाई करेंगे, तो लो प्रिसीजन हो जाएगा। और ये एक दूसरे मतलब ट्रू वैल्यू के क्लोज है, मतलब एक ही टारगेट के पास है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाई एक्यूरेसी हो जाएगा। इसके अंदर देख सकते हैं हम कि एक दूसरे से भी दूर है, तो मतलब मीन वैल्यू से दूर रहेंगी तो लो प्रिसीजन हो गया, और इस टारगेटेड या ट्रू वैल्यू से भी दूर है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, लो एक्यूरेसी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको अगर एक दूसरे के क्लोज हैं जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, मतलब ट्रू वैल्यू से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं और उसकी मीन वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मीन वैल्यू के क्लोज है तो हाईली प्रिसाइज है, मीन वैल्यू से दूर है और चारों वैल्यूज जो है दूर दूर हैं तो हमारे पास लो प्रिसीजन है। एक्यूरेसी की बात करते हैं तो ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में करते हैं कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे कितने डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी है कि वो हाँ हमारी जो मेजरमेंट्स है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज कितनी है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा क्लोज उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी। अब हम थ्योरी पे जाते हैं, यही चार फिगर्स लेते हैं ए बी सी डी। तो दीज कॉन्सेप्ट्स आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर्स ए टू डी विद द टारगेट शूटिंग एग्जांपल। इन फिगर ए ऑल 4 शॉट्स आर क्लोजली स्पेस्ड अबाउट द टारगेट सेंटर इंडिकेटिंग बोथ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। पहले में हम देख सकते हैं कि जो ट्रू वैल्यू के क्लोज है, हमारे पास चारों वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज है और चारों वैल्यू एक दूसरे के क्लोज भी है हमारे पास, ठीक है। तो क्लोजली स्पेस्ड है और अबाउट द टारगेट सेंटर को भी हमारे पास क्लोजली स्पेस्ड है, तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों क्या हाई है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास फिगर बी में देखते हैं, तो हमारे पास कौन सा एग्जांपल है, फिगर बी है हाई प्रिसीजन और लो एक्यूरेसी का, ठीक है। तो इन फिगर बी ऑल 4 शॉट्स आर क्लोजली ग्रुप्ड इंडिकेटिंग गुड प्रिसीजन। तो चारों एक दूसरे के क्लोज है इसलिए हमारे पास गुड प्रिसीजन है ड्यू टू डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी। हाउएवर द एक्यूरेसी इज पुअर बिकॉज द शॉट्स आर फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ टारगेट। लेकिन अपने सेंटर से क्या दूर है, मतलब ट्रू वैल्यू से दूर है, ठीक है। तो ये लो एक्यूरेसी हो जाएगी। इन फिगर सी ऑल द 4 शॉट्स आर स्कैटर्ड नियर बाय द सेंटर ऑफ टारगेट इंडिकेट लो प्रिसीजन विद हाई एक्यूरेसी। फिगर सी के अंदर हमने देखा है कि जो टारगेट्स हैं वो हमारे पास एक दूसरे से दूर हैं तो लो प्रिसीजन हो गया, लेकिन ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं तो हमारे पास क्या हो गया, हाई एक्यूरेसी हो गया। फिगर डी के अंदर देखते हैं हम, तो 4 शॉट्स अपीयर रैंडमली स्कैटर्ड अबाउट द टारगेट इंडिकेटिंग neither एक्यूरेसी नो प्रिसीजन। तो हमारे पास ये क्या है, चारों जो टारगेट्स हैं या मेजर्ड वैल्यू हैं वो टारगेट वैल्यू से भी दूर है और एक दूसरे से भी हमारे पास दूर है, मतलब रैंडमली शॉट किए गए हैं, तो हमारे पास ये नीदर एक्यूरेसी है और नॉर प्रिसीजन है, मतलब ठीक है। तो लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन है। तो आपको ये दोनों चीज़ें में अंतर समझना है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में, और फिगर के साथ समझोगे तो आपको आगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बार बार मैंने रिपीट किया है, एक्यूरेसी जो है वो ट्रू वैल्यू से कंपेयर की जाती है और प्रिसीजन जो है वो मीन वैल्यू से कंपेयर की जाती है, ठीक है। तो द गोल ऑफ एनी सर्वे शुड बी टू प्रोड्यूस एक्यूरेट एंड प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास जो टारगेट रहता है वो क्या रहता है कि एक्यूरेसी भी मिले हमें और प्रिसीजन भी मिले। ऑफन मेजरमेंट्स विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन रिक्वायरमेंट्स एम्प्लॉय मल्टीपल ऑब्जर्वेशन टू मिनिमाइज प्रोसीजर एरर। तो हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अचीव करने के लिए क्या मल्टीपल ऑब्जर्वेशन हमें देखनी पड़ती हैं, मल्टीपल मेजरमेंट्स लेनी पड़ती हैं, जिससे कि जो प्रोसीजर एरर्स है वो मिनिमाइज हो सके। हमारे पास टारगेट क्या रहता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों अचीव करने का रहता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास थ्योरी। यूनिट 1 भी हो गई, यहाँ पर यूनिट 2 हो गई, जल्दी से कर दिया क्योंकि इससे क्या 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट रहेगी वो थोड़ा थ्योरी बेसिस रहेगी, जो डेफिनेशंस होती हैं बेसिकली, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट थिंग रहेगी वो थी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो इंट्रोडक्शन टाइप है, जो कि हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक सिलेबस के अंदर टॉपिक्स अवेलेबल हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं, इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर बनता है, तो आपको थ्योरी भी पढ़नी है। आज की वीडियो में कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और
ये लेक्चर सीरीज हमारे पास नई स्टार्ट हुई है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं सारे कवर किए जाएंगे विद एग्जाम्पल्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है गेट एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।